Hello everyone. Today's topic is under the admission of a partner is about the accounting of reserves accumulated यानी कि undistributed profits और losses. अगर हमारे पास कोई भी accumulated profit या loss है तो at the time of admission हम उसकी treatment कैसे करेंगे ये उसके बारे में है. जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो मोस्टली देखा जाता है कि उस टाइम हमारी बैलेंस शीट में ये रिजर्व्स ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं. तो ओल्ड पार्टनर्स ये चाहते हैं कि ये प्रॉफिट या रिजर्व्स क्या हैं जो उन्होंने जो इतने साल से बिज़नेस में मेहनत की है, एफर्ट की है, उन प्रॉफिट्स में से वो अमाउंट निकाल के उन्होंने एज अ रिज़र्व रखा है. तो पार्टनर्स चाहते हैं कि इसका कोई भी बेनिफिट नए पार्टनर को ना मिले. तो ओल्ड पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर if any of the reserve or accumulated profit exists in the business, तो वो amount it is to be distributed among the old partners in their old ratio. अब वो कौन कौन से reserves होते हैं ये सब हमारी बैलेंस शीट में liability side given है. just like profit and loss account, if it's a credit balance ये हमारा है जो undistributed profit है. इसके अलावा हमारा आता है जर्नल रिज़र्व. जर्नल रिज़र्व होता है जो आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. और ये रिज़र्व हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इट इज़ अ अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट. ये वो अमाउंट है जो हमने प्रॉफिट से अलग रखी हुई है फॉर द फ्यूचर लॉसेस, फ्यूचर लायबिलिटीज़ की अनसर्टनिटी कुछ भी आ जाती है तो हम रिज़र्व रखते हैं. जैसे कि एक कॉमन मैन है अपने इनकम में से कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करता है, वो पूरी इनकम खर्च नहीं करता. सेविंग किस लिए? फॉर द फ्यूचर सेफ्टी. वही लॉजिक वही कॉन्सेप्ट हमारे बिजनेस में भी है. इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व. ये रिज़र्व क्या है? ये ओनर अपने प्रॉफिट में से कुछ रिज़र्व बचा के रखता है फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन ड्यूरिंग द वर्किंग आवर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर उस दौरान कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो हम एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करते हैं. तो उस कंपनसेशन के लिए रिज़र्व पहले से बना के रखा जाता है. इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व होता है इन्वेस्टमेंट्स की फ्लक्चुएशन को कवर अप करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो हम मार्केट वैल्यू से सब्जेक्ट रिस्क में रहती हैं. मार्केट वैल्यू बढ़ी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, मार्केट वैल्यू कम हुई तो कम पैसा मिलेगा उस बेसिस पे. तो अगर इनमें से कोई भी रिज़र्व या प्रॉफिट मेरे बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है तो इट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स. कैपिटल और करंट अकाउंट. करंट कब आएगा? जब हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग नहीं फिक्स होंगी. अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल आएगा, फिक्स है तो करंट अकाउंट आएगा. तो जो भी रिज़र्व है उसको यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे. रीज़न बिहाइंड रिज़र्व्स का सभी का बैलेंस क्रेडिट होता है और अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दे शुड बी डेबिटेड. तो अगर मेरी जर्नल एंट्री देखी जाए तो कुछ इस तरह से बनेगी. ऑल अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ऑलवेज इन देयर ओल्ड रेशियो. इसका भी रीज़न क्या है? क्योंकि जितने भी रिज़र्व क्रिएट किए गए थे वो उन प्रॉफिट में से किए गए थे जो ओल्ड पार्टनर्स ने अर्न किया, क्योंकि नए पार्टनर का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है. तो ओल्ड पार्टनर्स की ही रेशियो में ये प्रॉफिट को बांटेंगे हम, जो भी आपको यहाँ पे गिवन है. ये तो बात हुई आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, और ये सभी आइटम्स मुझे लायबिलिटी साइड पे गिवन होंगी. इनमें से कोई भी एसेट साइड पे मेंशन नहीं होगी. बट कुछ आइटम ऐसे भी है जो मुझे एसेट साइड पे गिवन होती है, लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस. तो लॉस को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे तो टोटली रिवर्स एंट्री बन जाएगी. एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी हमारी. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट. कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में. नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, हम इसको ओल्ड रेशो में करेंगे. 2, अगर मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई लॉसेस दे रखे हैं जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस अगर दिया हुआ है तो यहाँ आएगा. इसके अलावा एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है
अगर याद होगा हम 11 में भी ये टॉपिक कर चुके हैं कि अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंस अगर लार्ज स्केल पे कर दिया जाता है तो उसको भी हम राइट ऑफ करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अगर कोई भी अनडिस्ट्रिब्यूटेड लॉस अगर आपको दे रखा है एक डेफर्ड रेवेन्यू, तो वो भी आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सभी मुझे एसेट साइड पे गिवन होंगे, ये ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 41 है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसी बेसिस पे है। इलस्ट्रेशन 41 में दिया है कि आपके दो पार्टनर्स हैं ए और बी, रेशो उनकी गिवन है, सी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए, और उस मोमेंट में आपकी जो इलस्ट्रेशन 41 है टी.एस. ग्रेवाल की, जो कि आप इसी बेस पे आपको दे रखी है, जो कि यू कैन ईजिली सॉल्व इट, की प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक तो जर्नल रिजर्व गिवन है ये वाली आइटम, और एक पी&एल का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो इन दोनों की एंट्री बन जाएगी। सिर्फ जर्नल रिजर्व गिवन है तो जर्नल रिजर्व टू पार्टनर्स, और अगर पी&एल का डेबिट बैलेंस गिवन है तो ओल्ड पार्टनर्स टू पी&एल डेबिट बैलेंस। ये हमारी एंट्री है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ईजिली यू कैन कैलकुलेट इट एंड पास द एंट्री। तो कम्प्लीटली ये है, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी बैलेंस शीट में अगर कोई भी रिज़र्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाए। यहाँ वर्ड यूज़ करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ वर्ड हम यूज़ करते हैं राइट ऑफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपने आप एक इंडिविजुअल टॉपिक है कि हमने वर्कर्स के कंपनसेशन के लिए रिजर्व रखा है। मैं ज्यूम कर रही हूँ कि मैंने रिजर्व रखा हुआ है यहाँ पे 10,000 का। ठीक है, इसके बाद अब क्लेम कितना होता है, कोई एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है तो वर्कर्स कितना क्लेम करते हैं। क्लेम हो सकता है रिज़र्व से कम हो, रिज़र्व से ज़्यादा हो, तो उसके बेसिस पे हम एंट्री बनाते हैं। रिज़र्व होने का पर्पस क्या है कि अगर सडनली कोई भी क्लेम आ जाता है तो हमें बिज़नेस के कोई प्रॉफिट या छेड़ने नहीं पड़ेंगे, वी ऑलरेडी हैव अ रिज़र्व, तो इस रिज़र्व में से वो पैसा निकाला जा सकता है, तो बिज़नेस की रूटीन वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। सेम उसी तरह से जैसे हम सेविंग करके रखते हैं तो वो सेविंग ही हम पहले खर्च करेंगे, ना कि मेन इनकम हमारी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, सबसे पहले में कहता है कि नो क्लेम। हम मान के चलते हैं कि कोई क्लेम ही नहीं हुआ। अगर कोई क्लेम नहीं हुआ तो आप सिंपली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप अपने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करंट अकाउंट वो भी सेम वही कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारी चीज़ें ओल्ड रेशो में आएंगी। सेकेंड पॉइंट में कहता है इफ़, अच्छा रिजर्व 10,000 ही रहेगा हर केस में, तो यहाँ पे हमने 10,000 बांट दिया। सेकेंड केस में कहता है इफ़ द क्लेम इज़ फॉर ₹4,000, लेट्स सपोज 4,000 का क्लेम हुआ है और मेरे पास WCR यानी रिज़र्व कितना रखा हुआ है, 10,000। मेरे पास ऑलरेडी इस क्लेम के लिए रिज़र्व मैंने 10,000 मेंटेन कर रखा था, बट क्लेम सिर्फ 4,000 हुआ है, तो जो बच गया 6,000 वो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री को जिस तरह से बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट विथ 10,000 रुपीज़, जो क्लेम हुआ, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, उसके बेसिस आप काम करेंगे। तो आपका क्लेम हो जाएगा 4,000 रुपये का, और जो बाकी 6,000 है वो आप पार्टनर्स में उनकी रेशो में बांट देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस आता है थर्ड, इफ़ क्लेम इज़ फॉर ₹12,000, यानी मेरे पास तो रिज़र्व है खाली 10,000 रुपये का, लेकिन क्लेम कितना हो गया, मोर देन रिज़र्व 2,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो आपकी एंट्री वैसे ही बनेगी। तो यानी आपके पास रिज़र्व बचा ही नहीं कि आप पार्टनर्स को बांट सकें, तो आपके पास तो सिर्फ इतना रिज़र्व है कि आप क्लेम को भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास 2,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है।
तो WCR में तो 10,000 ही आएगा। तीनों केसेस देखिए, अगर कोई क्लेम नहीं होता तो भी WCR 10,000 से डेबिट होगा, कम क्लेम होता है तब भी WCR 10,000 से होगा, और क्लेम ज़्यादा होता है तब भी ज़्यादा होगा। अब फ़र्क क्या आएगा? टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कितना क्लेम हुआ? 12,000 का। 2,000 का मुझे एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। रिज़र्व कितना था? 10,000, क्लेम हो गया 12,000 का। जो 2,000 का एक्स्ट्रा लॉस है वो हम डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जो कि मेरा एक नॉमिनल अकाउंट है 2,000। ठीक है, तो 2,000 यहाँ पे आएगा, और उसके बाद ये जो 2,000 का लॉस हो रहा है ये आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी बन जाएगी यहाँ पे रिवैल्यूएशन की लॉस की। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, क्लेम के वर्कमैन कंपनसेशन के तीनों पॉइंट्स हो गए। क्लेम है, कम है, या क्लेम ज़्यादा है, या क्लेम नहीं है। ऐसा ही सेम हमारा आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। यहाँ पे भी क्या है कि मान लीजिए बैलेंस शीट में तो जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो दी हुई है 10,000 रुपये की, और आपको जो रिज़र्व है यानी इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4,000 रुपये का। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट 4,000 तक फ्लक्चुएट अगर करती है तो वी हैव अ सफिशिएंट रिज़र्व टू कवर दैट लॉस। उससे ज़्यादा हुआ तो देखेंगे। अब एक एक सिचुएशन लेके चलते हैं। अब इसको हम कंपेयर किससे करते हैं कि आपको एडजस्टमेंट में गारंटी है कि उसकी मार्केट वैल्यू दी होगी। तो केस 1 में लेके चल रही हूँ, नो चेंज इन मार्केट वैल्यू, यानी जो मेरे बुक्स में कीमत है मार्केट में भी उसकी वही कीमत है, नो चेंज और सेम वैल्यू, एक ही बात है। यानी जितना इन्वेस्टमेंट मेरी बुक्स में दिया हुआ है उतनी ही मार्केट में उसकी वैल्यू है। तो आपकी क्या होगा कि जितना भी IFR है वो पूरा पार्टनर से बांट दीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 थी, मार्केट वैल्यू भी अभी भी 10,000 है, तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उस नुकसान को हम कोई है ही नहीं लॉस की हम 4,000 से कवर कर सके। तो हम सिंपली अगेन बनाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर वही आएगा, जितनी पुरानी चीज़ें हैं सारी की सारी ओल्ड रेशो में ही बांटनी है, क्योंकि ये सारी बैलेंस शीट आइटम है। और बैलेंस शीट कब की है? जब वो पुराने पार्टनर्स थे, नए पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सेकंड केस लेके चलते हैं। इफ़ मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज़ मान लीजिए 9,000 की है, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की है करंटली 9,000 है, और मेरी बुक्स में कितनी दी हुई है? 10,000। तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट जो मेरे लिए थी, आज मार्केट में उसकी कीमत सिर्फ 9,000 रह गई है, तो 1,000 का मुझे लॉस हो गया है। तो ये लॉस हम कहाँ से कवर करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो क्या 1,000 ईजिली कवर अप हो सकते हैं? आंसर आता है येस, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव अ सफिशिएंट रिजर्व ऑफ ₹4,000 और मेरे पर लॉस हुआ है खाली 1,000 रुपये का। तो अब इस एंट्री को शो कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तो पूरा 4,000 आएगा, ठीक है। रिजर्व में पूरा 4,000 आएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितने से हुई है? 1,000 से।
तो इन्वेस्टमेंट यानी एसेट अगर कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट विद ₹1000। हमने इन्वेस्टमेंट का जो डाउनफॉल हुआ, जो फॉल इन वैल्यू हुआ, वो मैंने रिज़र्व से कवर कर लिया। स्टिल मेरे पास 3000 का रिज़र्व बचा हुआ है। वो 3000 का रिज़र्व हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, वो भी उनकी ओल्ड रेशियो में। ये कंडीशन कब है कि अगर मेरी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो गई है तो वो लॉस हम रिज़र्व से कवर करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। थर्ड केस है कि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो रह गई है खाली 5000 रुपये। मार्केट प्राइस क्या रह गई है? सिर्फ 5000 रुपये। तुम्हारी बुक्स में कीमत क्या है? 10,000। कितना नुकसान हो गया? 5000 का नुकसान हो गया। तो क्या इतना रिज़र्व है मेरे पास कि मैं उसको कवर कर सके? नो। आंसर क्या आता है? नहीं, क्योंकि रिज़र्व तो मेरे पास खाली 4000 रुपये है। जब सेम वैसे ही है, मार्केट गए, आपको 600 की चीज़ पसंद आई, बट आपकी जेब में तो खाली 500 रुपये थे, तो आपको 100 रुपये का उधार करना पड़ेगा। बट कंडीशन की वो शॉपकीपर आप पे विश्वास करता नहीं करता। तो वैसे ही यहाँ पे मेरी मार्केट प्राइस रह गई है खाली 5000 रुपये, इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस, लेकिन मेरी ओरिजिनल कीमत 10,000 थी और रिज़र्व भी मेरे पास सफिशिएंट नहीं है कि उसको कवर कर सके। तो हम कैसे एंट्री बनाएंगे? सबसे पहले आप डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, जितना है उसको डेबिट कर दीजिए, 4000 रुपये। इन्वेस्टमेंट की जितनी प्राइस कम हुई है वो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट में हमने लिखा 5000। ये 5000 नहीं है, ये 5000 क्या है? डाउन कितने से आया? पुरानी वैल्यू 10,000 थी, अब 5000 रह गई, तो कितने से कम हुआ? 5000 से। 1000 का स्टिल मेरे पास बैलेंस बचा है नेगेटिव, तो वो नेगेटिव बैलेंस हम कहाँ से चार्ज करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और मेरे पास ज़ीरो अमाउंट ऑफ रिज़र्व है कि मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। नेक्स्ट में कहता है अगर मेरा मान लीजिए क्लेम जो कहता है मैं इन्वेस्टमेंट का जो डाउनफॉल है और रिज़र्व सेम अमाउंट है तो भी ख़त्म हो जाएगा आपका। लेकिन अब हम केस लेके चल रहे हैं कि जो मेरी मार्केट प्राइस है वो इत्तेफाक से बढ़ गई। अब मार्केट प्राइस कितनी रह गई है? कितनी हो गई है? 12,000 रह गई है और मेरी ओरिजिनल प्राइस क्या थी? सिर्फ 10,000, तो 2,000 से बढ़ गया, ये मुझे फ़ायदा है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? जितना आपको कुछ लॉस तो हुआ ही नहीं है, तो जितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व में अमाउंट थी वो आप पूरी की पूरी पहले ओल्ड पार्टनर्स में बांट दीजिए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, वो भी कौन सी रेशियो में? एज इट इज़ जो हमने बात की थी, ओल्ड रेशियो में। ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे हम? ओल्ड रेशियो में हमने बांट दिया। अब इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ी है 2000 रुपये से, तो उसकी एंट्री भी बनेगी रिवैल्यूएशन की। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ना मेरे लिए फ़ायदा है, तो मेरी नेक्स्ट एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जो 2000 से इंक्रीज़ हुआ है वो 2000 में आएगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होने का मतलब मुझे फ़ायदा हुआ है, तो ये फ़ायदा आप पार्टनर्स में भी बांटेंगे। रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। फिर वही कहानी इन ओल्ड रेशियो। अच्छा, यहाँ जो लॉस हुआ है इसका भी हम लॉस बांटने की एंट्री बनाएंगे। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स टू रिवेल, ओल्ड रेशियो में। जब भी प्रॉफिट लॉस होगा फाइनली आप बांटेंगे। तो ये कंप्लीट टॉपिक था हमारे रिजर्व के बारे में। जितने भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इफ एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, you should distribute among the old partners in their old ratio। और अगर साथ ही साथ कोई लॉस अगर हमारी बैलेंस शीट में है तो वो लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, स्पेसिफिकली आपको वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को आपने दिमाग में रखना है कि रिजर्व ज़्यादा है या क्लेम ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक।
ठीक है। तो ये कंप्लीट टॉपिक हमारा है अबाउट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस। कोई भी डाउट होती है तो आप उसे पूछेंगे। इसमें यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो आप कर सकते हैं इसके बेसिस पे, देखिए जो वर्कमैन कंपनसेशन था आपका, उसके बेसिस पे आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 42 सारे केसेस दे रखे हैं, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर भी कोई डाउट आती है वी विल डिस्कस इट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को बहुत क्लियरली इन्होंने समझा रखा है सारे एग्जांपल्स लेके, जिसके बेस ये तो था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन था, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की जो इलस्ट्रेशन है आप 43 इलस्ट्रेशन इसके बेस पे आप कर सकते हैं, टी.एस. ग्रेवाल की ही कुछ इलस्ट्रेशन इसकी दी हुई हैं, इसको अटेम्प्ट कीजिए। फिर कोई डाउट आती है हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल विद द टॉपिक। ये 3 इलस्ट्रेशंस हैं, तीनों के बेस पे आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर जो भी प्रॉब्लम है पूछेंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।